चल रही है जिसके अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एसआरएफ के बारे में। एसआरएफ डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमने बहुत से मॉडल्स अभी जितने भी पढ़े हमने सब में बात की कि एसआरएफ डॉक्यूमेंट बनाते हैं हम, फिर ये प्रोसेस करते हैं वो प्रोसेस करते हैं, सारी बात हमने एसआरएफ की सारे मॉडल्स में की है। तो आज इस एसआरएस मॉडल को जो रहता है हमारा एसआरएस डॉक्यूमेंटेशन जो रहता है उसको बहुत ही अच्छे से हम एक्सप्लोर करने वाले। और थोड़ी सी माफी चाहूंगा, मेरा कैमरा आज थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है तो मैं आपसे डायरेक्ट इंटरकैट नहीं कर सकता हूँ, इसलिए आज थोड़ा सा बिना वीडियो के आप काम धकाइए। तो आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और उन वीडियोस को देखकर आप आपकी कॉलेज एग्जाम्स हो या नेट का पेपर हो या आपका गेट का पेपर हो सब में आ जाके धमाल आप मचा सके। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एसआरएस होता क्या है। तो एसआरएस इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम टू बी डेवलप्ड। तो भाई साहब एक ये डिस्क्रिप्शन होता है किसी भी सॉफ्टवेयर का कि आप उसमें क्या क्या रखने वाले हैं, कौन सी फंक्शनलिटी रखने वाले हैं, क्या क्या रिस्ट्रिक्शन रखने वाले हैं, क्या उसका डाटाबेस रहेगा, ये सारा जितना भी लेखा जोखा हमारा सॉफ्टवेयर का रहता है वो सारा हम इस एसआरएस डॉक्यूमेंट के अंदर रखते हैं। चाहे वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो या हमारी वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो, दोनों चीजों को हम हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पर लिखते हैं। और इसी के अंदर हम बहुत सारे यहाँ पर केसेस को भी डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि भाई साहब मान लीजिए कि कोई यूजर है हमारा, वो किसी सॉफ्टवेयर का पासवर्ड भूल गया तो उसको फॉरगेट करने के लिए क्या रिस्ट्रिक्शन रहेंगे, क्या केस रहेंगे, या कि कोई वोटिंग का हम प्रोग्राम बना रहे, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे तो उसकी एज चेक करवाएंगे हम 18 के बराबर है या नहीं, ये सारे फंडे जो भी हमारे केसेस रहेंगे हमारे एक सॉफ्टवेयर के अंदर वो सारे भी हम इस एसआरएस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर यहाँ पर रखते हैं। अब ये काम कैसे करता है तो भाई साहब सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के ऊपर आते हैं। सबसे पहले इसका काम होता है 1.1 में इंट्रोडक्शन के अंदर पर्पस। तो भाई साहब आप जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, मान लीजिए हम कॉलेज यूनिवर्सिटी का एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटी का एक सॉफ्टवेयर है, तो उसका पर्पस क्या है बनाने का कि हमारी जो सॉफ्टवेयर है हमारी यूनिवर्सिटी का सारा काम जो एकदम ऑटोमेटिक होने लग जाए, ये सब हम ये हमारे पर्पस से उसके इस पे बनाते हुए। फिर उसके बाद हमारी जो ऑडियंस रहती है इंटरनेट ऑडियंस, जो उसको हम क्या करते हैं एकदम करते हैं टारगेट की कौन कौन सी ऑडियंस हमारा ये यूज करेगी, क्या यूजर्स होंगे। उसके बाद हम स्कोप देखते हैं इसका कि क्या क्या करवा सकते हैं, जैसे कि हम स्कॉलरशिप का फॉर्म भरवा सकते हैं, उसके बाद अटेंडेंस चढ़वा सकते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पर इसके अंदर इसका स्कोप यहाँ पर चेक करते हैं। उसी के बाद डेफिनेशंस की बात करें हम तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यार डिफाइन तो करना पड़ेगा हमें कि यार एचओडी, जैसे कि मैंने बोल दिया एचओडी, तो आपको पता होगा कि एचओडी मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, बट बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, तो हमको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि ये हमारे प्रिंसिपल है, ये हमारा ये है फलाना टीम का जो भी रहेगा, उन सबको हमें यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। उसी के बाद आती है रेफरेंसेस की बात। तो हम यहाँ पर रेफरेंस लेते हैं, कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी का आप देख सकते हैं या विदेश में लंदन वगैरह की कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी हो, तो उसका हम थोड़ा सा रेफरेंस लेते हैं कि इसने क्या काम करा है, इसमें और मैं क्या नया कर सकता हूँ, क्या मैं अलग कर रहा हूँ, ये सारा हम रेफरेंस इसके अंदर लेते हैं। उसी के बाद हम दूसरे पे बात करें तो 2.1 में हम देखते हैं यहाँ पर क्या यूजर इंटरफेस। तो इंटरफेस के अंदर क्या क्या रहने वाला है, लॉगिन बटन रहने वाला है, हमारा फीस का पेमेंट का बटन रहने वाला है, या यूजर कैसे इसके अंदर लॉगिन होगा, ये सारा यूजर इंटरफेस के अंदर हम यहाँ पर बताते हैं। उसके बाद सिस्टम इंटरफेस के बारे में क्या रहेगा कि क्या क्या लग रहा है, HTTP को यूज कर रहे हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, कौन सा सर्वर यूज कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम सिस्टम इंटरफेस के अंदर यहाँ पर देते हैं। और उसी के बाद हम बात करते हैं कंटेंट या डिपेंडेंसी की बात कर लीजिए। तो इसमें क्या क्या डिपेंडेंसी रहेगी, क्या हमारा रिस्ट्रिक्शन रहेगा कि भाई साहब अगर पासवर्ड सही हो तो हमारा लॉगिन हो, सही नहीं हो तो लॉगिन नहीं हो, या फॉरगेट करना हो आपको पासवर्ड तो इस तरह से आप फॉरगेट कर सकते हैं। ये सारा हमारा डिपेंडेंसी वाले फंक्शन के अंदर यहाँ पर रहने वाला है। फिर थर्ड की बात करें तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी लिखते हैं कि इसमें हम ये फंक्शन से डाल रहे हैं, कि मान लीजिए कि मैंने लॉगिन के लिए ये डाला है, फिर यूजर की आईडी को हम पहली बार लॉगिन कर रहे हैं, आईडी बना रहे हैं, तो उसके लिए हमने ये वाले फंक्शन डाले हैं। यूजर को ये फंक्शन यहाँ पर जरूरी है तो हम ये दिखा रहे हैं, जैसे फीस का पेमेंट का हो गया, अपनी अटेंडेंस का हो गया, ये सारी चीजें हम यहाँ पर बता रहे हैं। उसके अंदर हम केस कौन कौन से यूज कर रहे हैं, ये सारे केसेस की बात करेंगे, जितने भी केस चाहे वो लॉगिन के लिए हो, साइन अप के लिए हो, फॉरगेट पासवर्ड के लिए हो, ये सारे जो केसेस रहेंगे उनको भी हम यहाँ पर बहुत ही अच्छे से यहाँ पर डिफाइन करते हैं। उसी के बाद एक्सटर्नल इंटरफेस क्या क्या यूज कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हम पेमेंट ले रहे हैं, फीस पे करवा रहे हैं किसी से भी, तो वहां पर हम फोन पे का यूज दे रहे हैं इंटरफेस, पेपल, पेटीएम, इन
थर्ड पार्टी जो भी हम यहाँ पर इसके अंदर डालते हैं फंक्शनलिटी, उसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल इंटरफेस के बारे में, रिक्वायरमेंट के बारे में। उसी के बाद 3.4 की बात करें तो लॉजिकल डाटाबेस। तो आप आपके डिस्क कितनी जरूरत होगी, आप आपके जो सॉफ्टवेयर